हेलो एवरीवन, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक नई सीरीज के साथ मिलते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आज अपन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं और लिम्फेटिक सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो के अंदर एक ही क्लास में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, और बीच बीच में से किसी टॉपिक को पढ़ने से मजा भी नहीं आएगा, तो मैं ये भी सोच रहा हूं कि लिम्फेटिक सिस्टम को अपन सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट पढ़ते हैं। ओके, तो अपन लिम्फेटिक सिस्टम को 5 से 6 क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो तो मैंने हालांकि बना दी है कल एक, जिसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता दिया था। बट एक सिस्टमेटिकली तरीके से अपन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल्स इसके ऑर्गन्स रहते हैं, फिर स्प्लीन वगैरह है, ओके, टॉन्सिल वगैरह है, इन सभी चीजों को लिम्फ कैसे बनता है, किस तरीके से ओरिजिन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का कुछ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इसके 50 एमसीक्यू भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, जिससे एक तरह से अपना सेल्फ एनालिसिस भी हो सके कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो मेरा अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, इसके साथ ही साथ एक सबसे अच्छी खुशखबरी कि अपने जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में दोनों समय, यानी सुबह 7 बजे और इवनिंग के अंदर भी 7 बजे, दोनों टाइम 2 वीडियो डेली अपलोड होती है। ओके, तो आप उस टाइम जाके उन वीडियोज को अवश्य ही देख लीजिए। वो वीडियोज आपके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ एम्स वगैरह या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अभी सीआरईएम्स का एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बायोलॉजी का कंटेंट भी हालांकि इसी में रहता है। ओके, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन लिम्फेटिक सिस्टम को। ओके, एक तरीके से मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक है। ओके, पढ़ते अपन, करते हैं स्टार्ट। ओके, होता क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? ओके, तो सबसे पहले तो होता क्या है लिम्फेटिक सिस्टम, इसको अपन समझते हैं। ओके दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी समझाया था कि लिम्फेटिक सिस्टम एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अपनी बॉडी के अंदर जैसे ही हार्ट पंप करता है, आर्टरी के द्वारा ब्लड कहां जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है, जहां से वेनस ड्रेनेज के थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड रिटर्न आता है। आर्टरी के द्वारा जाता है तब ऑक्सीजनेटेड रहता है एंड न्यूट्रिशनल रहता है ब्लड। ओके, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी हार्ट से जब पंप करते हुए जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जिनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करके पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना होता है, सभी सेल्स को देना होता है, जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है और वहां से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जिनको सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस से कैरी करता हुआ वापस हार्ट में लाता है, जहां से हार्ट उनको वापस पंप करके किडनी में भेजता है। ओके, राइट, तो वहां से रिटर्न वेनस ड्रेनेज आता है, वहीं से क्या बनता है? लिम्फ बनता है। कैसे बनता है? जितना ब्लड हार्ट पंप करके इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचाता है, ओके, उतना का उतना ब्लड कभी भी रिटर्नली वेनस ड्रेनेज के साथ नहीं आता है। उसका 10% ब्लड होता है वो लिम्फ के थ्रू जाता है और 90% ब्लड वेनस ड्रेनेज के थ्रू जाता है। आर्टरी के थ्रू ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस तक चला गया, उसके बाद वेनस ड्रेनेज का सर्कुलेशन अलग रहता है और लिम्फेटिक वेसल्स का सर्कुलेशन अलग रहता है। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स की लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? जो वेनस ड्रेनेज के थ्रू जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एटीपी जनरेशन के दौरान कुछ प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, जो कि कंप्लीट बॉडी को सर्कुलेट करके उस जगह तक पहुंचाना होता है। ओके, तो कुछ प्रोटीन के हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपनी वेनस ड्रेनेज के थ्रू नहीं आ सकते। तो सबसे पहली और मेजरली बात तो यह है कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रेवल करते हुए हार्ट तक आते हैं। नंबर 2 बात, ये अपना इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है। ओके, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखता है। वहां से मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडी है, अपने हार्ट से पंप करता हुआ इंटरस्टिशियल स्पेस तक चला गया, वहां से वो वेनस ड्रेनेज से ना होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आता है, क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो वेनस ड्रेनेज वाली जो वेसल्स है उनकी कंपैरिजन में थोड़ी लार्ज होती है। ओके, और जब तक वो हार्ट में पूछती है उसके बिटवीन बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस टाइप के सिग्नल्स रहते हैं, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहां पे लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं और लिम्फ नोड के अंदर
कलेक्टेड रूप में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रहती है, जो कि अपने को कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के थ्रू अपने को प्रोटेक्ट करती है, उस फॉरेन बॉडी को वहां से किल कर देती है और अपनी ब्लड को इंफेक्टेड होने से बचाती है। तो सीधी सी बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम क्यों जरूरी है? प्रोटीन के हेवी मॉलिक्यूल्स को ट्रेवल करवाने के लिए, सेकेंडली अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, किसी फॉरेन बॉडी के थ्रू इंफेक्टेड होने से बचाने के लिए। ओके, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, अब अपन चलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किस प्रकार से काम करता है। ओके, नंबर 1, system of lymphatic capillaries which arise from tissue and drain 10% of interstitial fluid या lymph from tissue। ओके, सबसे पहली कंडीशंस, कहां बनता है लिम्फ? इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस कहां होता है? अपने किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर सेल के बिटवीन जो स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसी को अपन टिश्यू स्पेस बोलते हैं। ओके, उसी को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू स्पेस बोलते हैं। तो वहां से लिम्फ या इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, 10% फ्लूइड वो वहां पे लिम्फ के थ्रू जाता है और 90% कहां से चला गया? वेनस ड्रेनेज के थ्रू चला गया। ओके ओके, आप इस तरीके से थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए ये अपना हार्ट है। ओके, इसने ब्लड पंप किया, यहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस है। ओके, यहां पे ब्लड पंप किया, यहां से जा रहा वेनस ड्रेनेज, ये आर्टरी है, ये इसकी वेन है। ओके, यहां से जो 100% ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में पंप करके पहुंचाया है इसने, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये रिटर्नली वेनस ड्रेनेज के थ्रू ओनली 90% ही आ पाता है। कितना आ पाता है? 90% ही आ पाता है। इसका जो 10% है वो 10% किसके थ्रू जाता है? लिम्फ के थ्रू जाता है। और इसी लिम्फेटिक वेसल्स के बिटवीन छोटे छोटे क्या रहते हैं? लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं, जो किसी भी फॉरेन बॉडी को यहां से किल करने के लिए हेल्प करते। नेक्स्टली और क्या करते? यहां इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान उसके अंदर सेल के अंदर कुछ प्रोटीन बनती है, जो कि प्रोटीन ट्रेवल करते हुए वापस हार्ट में जाके पूरी बॉडी को सर्कुलेट करनी है। तो हेवी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को कौन लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अपने को बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहली कंडीशन अपन ने समझ ली कि लिम्फ बनता कैसे है। दूसरी कंडीशन अपनी क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नंबर 1, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कहां बनते? टिश्यूज में बनते हैं, सेल में बनते, उनको ड्रेन करते हुए लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाता है। वो वेनस ड्रेनेज के थ्रू नहीं जा पाते हैं। नंबर 1 फंक्शन समझ में आ गया। नंबर 2, लिम्फेटिक सिस्टम आर डिफेंसिव सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इम्यूनिटी के अंदर ये मेजर रोल प्ले करती है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखती है, डिफेंसिव सिस्टम को मेंटेन करती है। कैसे? इट प्रोवाइड द डिफेंस बाय हेल्प ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की सहायता से क्या करती है? अपनी इम्यूनिटी को बना के रखती है। कैसे? लिम्फ नोड क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। कोई भी फॉरेन बॉडी है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, ये सभी ब्लड के अंदर होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू। जैसे ही लिम्फ में घुसते, आगे क्या है? ट्रैफिक पुलिस प्रेजेंट है। क्या? लिम्फ नोड प्रेजेंट है। इसी लिम्फ नोड में जैसे ही अंदर जाएगा, जाते ही इसको किल कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो अपना डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करता है। नंबर 3 क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो प्रोवाइड बाईपास रूट व्हेन देयर इज एनी ब्लॉकेज इन वेनस सिस्टम। देखो, आर्टरी में कहीं पे भी ब्लॉकेज हुआ तो वहां की सप्लाई के लिए अपने पास कुछ है क्या? नहीं है। आर्टरी में कहीं पे भी ब्लॉकेज हुआ तो वहां पे उस पार्ट तक कभी भी ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, पार्ट डेड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन वेनस ड्रेनेज के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि किसी वेन में ब्लॉकेज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर बाईपास रूट प्ले करता है। कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। मान लीजिए इससे जाना, ये 100% यहां से गया, इसी में ब्लॉकेज हो गया तो कुछ नहीं होगा, यहां की सप्लाई नहीं जा पाएगी। लेकिन वेनस ड्रेनेज के थ्रू जो 90% जा रहा है, 10% इधर से जा रहा है। यहां पे कहीं पे भी ब्लॉकेज आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बाईपास रूट, जो फ्लूइड उधर से जाना है वो फ्लूइड किसके थ्रू जाने लग जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाने लग जाएगा। यदि ये ब्लॉकेज हुआ और ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता तो यहां पे क्या हो जाता? एडिमा हो जाता, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड भर जाता, जो ड्रेनेज रिटर्न नहीं हो पाता। बट तीसरा फंक्शन क्या हो गया
कि किसी भी वेनस सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज होने पे बाईपास रूट का रोल प्ले करता है कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तीन ही फंक्शन है, बिल्कुल याद रहेंगे। दोबारा से फिर से याद कर लेते, दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते। लिंफ बनता कहां है? इंटरस्टिशियल स्पेस में बनता है। कहां से बनता है? जितना ब्लड पंप करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है उसका 10% ब्लड से लिंफ बनता है, 90% से वेनस ड्रेनेज होता है। नंबर 2, लिम्फेटिक सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1 मैंने आपको पहले ही बताया था यहां पे कि प्रोटीन के हेवी मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। नंबर 2 अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। नंबर 3 ब्लॉकेज होने पे बाईपास रूट प्रोवाइड करवाता है। तीन ही फंक्शन है, इसके अलावा चौथा फंक्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं तीनों से बनता है। ओके, क्लियर है? चलिए अपन आगे। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? और यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट जरूर करिएगा। ओके, कि आपको कैसी लगी क्लास। ओके, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे से मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लेकर आऊंगा। ओके, देखो जहां पे लिंफ बनता है उसको यहां पे और अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको बनाया है कि बॉडी फ्लूइड, जहां पे बॉडी फ्लूइड होता है, जहां पे बनता है लिंफ, वो वहां पे उस जगह की अपन बात करेंगे। यहां पे और अच्छे से समझ लीजिए। बॉडी फ्लूइड में ऐसा रहता है, देखो ये अपनी एक सेल है, ये अपनी सेल है। उस सेल के अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे। इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे, जिसको बोलते हैं आईसीएफ। और इस इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अलावा जितना भी फ्लूइड है बाहर का, वो सारा का सारा क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। बट बाहर की तरफ दो चीजें होती है। एक तो जो खाली स्पेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। सेल और टिश्यूज के बिटवीन जो खाली स्पेस होता है उसको अपन इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। तो ये भी तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हुआ ना, क्योंकि सेल के अलावा है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। दूसरा, सेल के बाहर ही ब्लड वेसल्स भी है। ये ब्लड वेसल्स भी, इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है इसको क्या बोला? इसको इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बोला। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो दो तरह का होता है। एक तो कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और दूसरा क्या होता है? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इन दोनों फ्लूइड को मिला के क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे। जो सेल के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर है ये सब चीजें? इसके बाद जाता कैसे है फ्लूइड? देखो यहां पे एक ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, ये इस तरफ से रेड दिखाई दे रही है, इधर से ब्लू दिखाई दे रही है। तो आप इससे सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इधर से क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड जा रहा है। इधर से जो ब्लड निकल रहा है वो कौन सा जा रहा है? CO2 वाला ब्लड जा रहा है। क्लियर है? जैसे इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक आया तो इसने क्या किया? इसने नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू इसको बाहर भेजा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू ये बाहर चला गया, वहां से ऑक्सीजन निकाल ली गई, उसमें से न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो निकाल लिए गए, वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर डाल दिए गए। और उसके बाद क्या होगा इसके अंदर? देखो नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू वहां पे गया था। अब दोबारा जो ब्लड आएगा इसके अंदर नेट ओस्मोटिक प्रेशर के द्वारा आएगा। इसके अंदर जो वापस ब्लड आएगा वो ओस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आएगा। नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में अंदर का फोर्स लगता है, ब्लड वेसल्स के अंदर से फोर्स लगा था इसलिए ब्लड उधर गया था। इसके अंदर फिल्ट्रेशन से आ रहा है वापस, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो वापस ओस्मोटिक प्रेशर से आ रहा है वो फिल्ट्रेशन से आ रहा है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर होके इसके अंदर आते हैं। जो अंदर आने का प्रेशर है वो क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर। यदि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपकी ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी के बाद या फिर आर्टरी से जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से प्रेशर से जाता है, तो वहां पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल से फ्लूइड से या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से जो ब्लड वापस वेन के अंदर आता है वो किस प्रेशर के द्वारा आता है? ओस्मोटिक प्रेशर के द्वारा आता है। एग्जाम में ये काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो इसी स्पेस में, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या बनता है? लिंफ बनता है। ओके, चलते हैं अपन आगे। ये तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक से एक्स्ट्रा ही कोई टॉपिक था ये, है ना? ओके, यहां पे देखिए, वैसे तो इस डायग्राम को मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिया था। ओके, और किसी ने नहीं समझा है तो डिटेल से वहां से जाके समझ सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं इसको और समझा देता हूं। यहां पे 3 डायग्राम आपको दिए हुए हैं। ओके, ये तीनों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गए तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, लिंफ बनता कैसे है। ओके, सबसे पहले चलते डायग्राम नंबर 1।
उसके बाद डायग्राम नंबर 2 और उसके बाद डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 1 को पढ़ते हैं। ये यहां पे हार्ट है, हार्ट से जो रेड वाली वेसल्स है इसके थ्रू क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है इस इंटरस्टिशियल स्पेस में। यानी यहां पे जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी सेल्स है, टिश्यूज है, इसके बिटवीन जो स्पेस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसके अंदर जैसे ही आर्टरी आई इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज बन गई और ब्रांचेज बन के इस पूरे पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई हो गई। जैसे ही पार्ट को सप्लाई हुई यहां से 90% ब्लड तो जो यहां पे ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है इसके थ्रू वापस हार्ट में आ गया। ओके, यहां से कितना गया था, यहां से 100% गया था, यहां से 90% तो किससे आ गया, वेनस सिस्टम के थ्रू आ गया। और जो 10% जो आपको ये ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है इससे 10% है, वो देखो इस लाइन की कंपैरिजन में इसकी साइज थोड़ी बड़ी है। जो प्रोटीन के हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस वेनस ड्रेनेज के थ्रू नहीं जा सकते, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ब्लड कंपोनेंट की कंपैरिजन में लार्ज साइज के हो सकते हैं। इसीलिए उन सभी चीजों को ट्रैप करके इस लाइन में डाला जाता है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। इस लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाएंगे और वहां पे इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है अंदर। ओके, और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे जाएगा इसको ट्रैप कर लिया जाएगा और यहां पे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। टी एंड बी लिम्फोसाइट एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन बॉडी को जैसे ही देखेगी देखते ही वहां पे किल कर दी जाएगी। ओके, किल कर देंगे और ये फ्लूइड भी कहां ड्रेन हो गया, वापस इसी वेनस ड्रेनेज के थ्रू हार्ट के अंदर चला गया। ओके, इस डायग्राम को समझ गए। फिर इस वाले डायग्राम को यहां पे थोड़ा और जूम करके देखते हैं। देखिए यहां पे आर्टरी जैसे ही आई थी, आर्टरी के दोबारा जो डिवाइड पार्ट होते हैं उसको अपन आर्ट्रियोल बोलते हैं, और आर्ट्रियोल के बाद जो वेसल्स बनती है उनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ओके, उनको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ब्लड कैपिलरीज के बाद जो वेन बनती है, छोटी छोटी वेन्स बनती है, उनको अपन बोलते हैं वेन्यूल। वेन्यूल के बाद जो बड़ी वेन बनती है उसको बोलते हैं वेन, यानी बड़ी वेसल्स बनती है उसको अपन ने बोलते हैं वेन। इस प्रकार से होते हुए वापस ब्लड चला जाएगा। लेकिन इस रेड वाली लाइन के थ्रू तो ब्लड आया था, यहां से 100% ब्लड है वो आया था, इसमें से 90% ब्लड कहां से चला गया, ये जो स्काई कलर की ब्लू वाली दिखाई दे रही है इसके थ्रू वापस चला गया। पर 10% ब्लड ये लिम्फेटिक वेसल है वो ले लेगी, जो ग्रीन वाली है ना 10% ब्लड को इस प्रकार से ये ले लेती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो आर्ट्रियोल और वेन्यूल होते वो आपस में कनेक्टेड होते उनको अपन ब्लड कैपिलरीज बोलते। देखो यहां से ये वेन्यूल है या आर्ट्रियोल है, इन दोनों की छोटी छोटी वेसल्स होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है जिनको अपन ब्लड वेसल्स बोलते। लेकिन कभी भी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं रहती है। देखो इसके एंड्स आपको अलग ही दिखाई दे रहे होंगे, ये आपस में इससे कनेक्टेड नहीं है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस से डायरेक्टली फ्लूइड उठाते हैं, जो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डायरेक्टली उठाकर लेके आते हैं। ठीक है, एक तरीके से बाईपास रूट बनाते हैं इसके लिए। इस डायग्राम को भी आप समझ गए होंगे। अब इससे थोड़ा और जूम करते हुए देखते हैं अपन, ये जो वेसल्स है, देखो एक ग्रीन वाली वेसल्स है, इसको अपन और जूम करते हैं। यहां पे डायग्राम नंबर 3 में इसको और जूम करके देखते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रकार की वेसल्स होती है, चाहे वो वेन है, आर्टरी है, लिम्फेटिक वेसल्स है, सबकी जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। क्लियर है ये बात, एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है, इसीलिए वहां पे इलास्टिक टिश्यू भी होते हैं जिसके कारण से क्या रहता है, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहती है, वो अपनी साइज को चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये एंडोथीलियल सेल्स है जिसकी ये बनी हुई है, और इसके बाहर की तरफ क्या है, ये सेल्स है जिसके बीच में जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस में उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, और उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्लियर है, चलते अपन आगे। हालांकि ये डायग्राम तो क्लियर हो गए होंगे आपके, मैंने कल की क्लास में भी इन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, अच्छा अब अपन समझते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनमें और वेनस सिस्टम के अंदर सिमिलरिटी क्या रहती है। देखो एक ही जगह से, वहीं से तो वेनस सिस्टम ड्रेन होता है, वहीं से लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन होता है। ओके, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स भी वहीं से बनती है और वेनस सिस्टम भी वहीं से बनता है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या रहती है और असिमिलरिटी क्या रहती है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो समानता क्या रहती है, असमानता क्या रहती है। दोनों को किस प्रकार के कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू अपन अलग कर सकते हैं कि नहीं ये लिम्फेटिक वेसल्स है, ये वेन है, कैसे उनको अलग कर सकते हैं। सबसे पहले अपन सिमिलरिटी पढ़ते हैं, 3 सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं, 3 असिमिलरिटी पढ़ लेते हैं। सिमिलरिटी, बोथ हैज बीन अराइज फ्रॉम टिश्यू। नंबर 1,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहां से अराइज होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से। वहीं से तो लिम्फेटिक वेसल्स बनेगी और वहीं से क्या बनेगा, वेनस सिस्टम बनेगा। क्लियर है? तो दोनों एक ही जगह से अराइज होती है, ये इनकी सिमिलरिटी है। दूसरी, कंटेन यूनिडायरेक्शनल वाल, दोनों के अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल होते हैं, यानी जब जिधर फ्लूइड एक तरफ वापस जा सकता है, रिटर्न नहीं जा सकता है। देखो अपने कभी भी हार्ट के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए यहां से पंप किया और वापस पूरी बॉडी के अंदर चला गया, पर वो गया कहां से, एक तरह से पंप किया उसने, ओके, और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी की बॉडी के अंदर नीचे चला जाता है। लेकिन वेनस सिस्टम के अंदर क्या रहता है, वेनस सिस्टम तो ब्लड पैर से वापस हार्ट में आना है भाई, और वहां पे तो कोई पंप भी नहीं लगा हुआ है, तो कैसे आएगा, वहां पे यूनिडायरेक्शनल वाल है। यूनिडायरेक्शनल वाल होता क्या है, ये एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है, इसमें इस प्रकार का वाल लगा है। यहां से फ्लूइड जैसे ही इसके अंदर ऊपर चला जाएगा, अपने काफ मसल होती है, जैसे ही अपन चलते हैं अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, यहां का कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड वेसल्स भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस प्रकार से ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी ये ब्लड है वो ऊपर पुश हो जाएगा, इसके अंदर ऊपर जैसे ही पुश होगा, पुश होते ही ऊपर भर जाएगा ब्लड। बल्कि इसमें इस प्रकार का वाल लगा है कि ये ब्लड वापस ग्रेविटी से नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल लगा हुआ है। समझ गए होंगे आप अब? ओके, तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर भी यूनिडायरेक्शनल वाल होता है, जो कि ब्लड एक बार पुश होने के बाद रिटर्न बैक नहीं आ पाता है, और वेनस सिस्टम के अंदर भी इस प्रकार के वाल लगे होते हैं, जो कि ब्लड रिटर्नली वापस बैक फ्लो नहीं आ पाता है। क्लियर है? दूसरी चीज, आल्सो एव मस्कुलर पंप, दोनों ही किस पे काम करते हैं, अभी मैंने बताया था, आपको उदाहरण दिया था काफ मसल का। हालांकि पूरी बॉडी में वेनस ड्रेनेज होता है, वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बाद ही जा पाता है। जैसे मेरे हाथ का ब्लड है, मेरा हाथ नीचे है, फिर भी ये ब्लड हार्ट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बार बार मेरी मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जब भी हाथ को ऊपर उठाया, रिलैक्स किया, इधर मूवमेंट कराया, इधर मूवमेंट कराया, क्या हुआ, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हुई, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी होने से यहां की जो वेन्स है वो वेन कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड आगे पुश होता है, और पुश होते ही ऊपर की तरफ आता है। यानी इसमें कौन सा पंप काम करता है, मस्कुलर पंप काम करता है। सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो कभी भी आर्टरी का ब्लड आगे कैसे जा पाता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से, हार्ट के पंप करने से ब्लड आगे फ्लो कर पाता है। वेनस सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स का ब्लड आगे कैसे मूव कर पाता है, अपने मस्कुलर पंप से। अपने मसल्स का जैसे ही मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, तो ब्लड आगे पंप करता हुआ आगे की तरफ जाता है। ओके, आर्टरी के अंदर बाई डायरेक्शनल वॉल होते, वेन और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल होते हैं। ओके, तो दोस्तों कभी भी आपसे सिमिलरिटी पूछी जाए तो 3 सिमिलरिटी आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, दोनों की दोनों, कौन दोनों की दोनों, वेनस सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स, दोनों की दोनों एक ही जगह से अराइज होती है। नंबर 2 क्या होगा, दोनों में यूनिडायरेक्शनल वाल होता है, यानी एक ही तरफ का वाल होता है। नंबर 3, दोनों ही मस्कुलर पंप के थ्रू काम करती है। समझ गए सिमिलरिटी? अब पढ़ते हैं अपन असिमिलरिटी, कि दोनों में असमानता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर अपन ये देखते हैं। ओके, द पोर साइज ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज आर लार्जर देन वेनस कैपिलरीज, ये बात भी हालांकि मैं समझा चुका हूं, डायग्राम में भी दिखाई दे रहा था कि जो वेसल्स का पोर है, जो अंदर का जो छेद का साइज है, वेसल्स का जो साइज है, वो साइज लिम्फेटिक कैपिलरीज का थोड़ा ज्यादा होता है देन वेनस कैपिलरीज। जो वेन की कैपिलरीज होती है उसकी कंपैरिजन में लिम्फेटिक कैपिलरीज की साइज बड़ी होती है। इसीलिए तो वहां पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के, वो रिटर्न बैक किसके थ्रू जा पाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जा पाते हैं वो। इसीलिए वेनस सिस्टम के थ्रू नहीं जा पाते वो, क्योंकि उनकी साइज क्या रहती है, लार्ज होती है। नंबर 2, लिम्फेटिक कैपिलरीज ड्रेन द लिम्फ वेयर वेन ड्रेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो ड्रेन करती है लिम्फ को, जहां पे वेन ड्रेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, दोनों में फर्क क्या है, वहां से इंटरस्टिशियल स्पेस से लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को उठाती है और वेनस सिस्टम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है। क्लियर है? नंबर 2 आपको समझ में आया। नंबर 3, लिम्फ विच ड्रेन बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज हैज बीन फिल्ट्रेड बाय लिम्फ नोड। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो कंटेंट उठाती है, जिसको अपन लिम्फ बोलते हैं, वो लिम्फ नोड के थ्रू फिल्टर होता हुआ जाता है, और वेनस सिस्टम के थ्रू जो ब्लड जाता है वो फिल्टर होता हुआ नहीं जाता, वो डायरेक्टली जाके हार्ट में ड्रेन हो जाता है। ओके, तो
जो डिफरेंस है उनको दोबारा अपन देखते हैं। नंबर 1 डिफरेंस क्या रहेगा कि लिम्फेटिक कैपिलरीज वेनस कैपिलरीज की कंपैरिजन में बड़ी साइज की होती है। नंबर 2 लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती है वो लिम्फ को उठाती है, वेनस सिस्टम के अंदर जो कैपिलरीज होती है, वेनस कैपिलरीज होती है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उठाती है, उठाकर हार्ट के अंदर लेके जाती है। नंबर 3 वेनस सिस्टम के थ्रू जितना ब्लड जाता है वो फिल्टर नहीं होता है, वो डायरेक्टली ऐसे ही जाके हार्ट में ड्रेन होता है। जो वेनस